हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंसेंट्रिक कोप्लेनर लूप। तो आपके सामने मैंने फिगर बना दिया है। इसमें अपने पास दो लूप्स हैं, दोनों का सेंटर एक ही है जिसका नाम है पॉइंट ओ। अंदर वाले की रेडियस R2 मान लेते हैं, बाहर वाले की R1। करंट हो गया I1 इसमें, करंट हो गया I2 इसमें। ठीक है। अच्छा, पहला जो केस है इसमें दोनों ही लूप्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में एक साथ। तो अभी दोनों में कैसा फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो सेम पैटर्न में अगर करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? अच्छा, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, पहले देखते हैं डायरेक्शन क्या आएगी। देखिए, अभी हमें पता है अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल होती है और उसमें करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो करता है, ठीक है, करंट अगर फ्लो करता है क्लॉकवाइज, तो जो डायरेक्शन आती है मैग्नेटिक फील्ड की वो आती है इनवर्स। अच्छा, इनवर्स को क्रॉस से लिखते हैं, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है करंट तो डायरेक्शन आती है मैग्नेटिक फील्ड की आउटवर्ड। क्लियर है भाई? तो अभी दोनों में कैसा फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो दोनों की ही जो फील्ड आएगी वो कैसी आएगी? इनवर्ड आएगी। अब दोनों की फील्ड अगर इनवर्ड आती है तो हम वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। बी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा B1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर। ठीक है भाई? अब B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर बोथ आर इनवर्ड्स। ठीक है। तो नेट फील्ड क्या आ जाएगी? सीधे सीधे B1 प्लस V2। और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, सेंटर पर सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट I फ्लो कर रहा हो, जिसकी रेडियस R हो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई I अपॉन में रेडियस। अब B1 की बात करें तो करंट I1, रेडियस R1 हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I2 और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? R2। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं, सीधे म्यू नॉट I अपॉन 2R भी होता है फॉर्मूला। तो सब सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा म्यू नॉट, ठीक है। और तो क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा I1 अपॉन में R1 प्लस I2 और अपॉन में R2। तो ये आपकी आ जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। ठीक है भाई? तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा इस तरह से। वैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है 10⁻⁻⁷। तो कोशिश ये करते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम एज इट इज कॉमन ले। अभी मैंने कट कर दिया, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई बाहर कॉमन लेके I1 अपॉन R1 रहने दें अंदर। तो इस तरह से फॉर्मूला आपका ये आ गया। अच्छा, इसी केस में इसका आप सेकेंड केस पढ़ लेते हैं। अब सेकेंड केस में क्या होगा? मान लीजिए किसी एक की डायरेक्शन क्या है? रिवर्स कर दी जाए। अभी I2 को हम कर दें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फिर से ये तो वही रहेगा वेक्टर फॉर्म में। अब इसमें क्या है, जो B1 वेक्टर जो आएगा आपके पास, B1 वेक्टर आएगा आपका ऐसा क्रॉस, और जो B2 वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा भाई? डॉट। वो आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अब क्या होगा? अब इनका होगा सब्ट्रैक्शन, है ना। तो हम मान लेते हैं B1, अरे इनवर्ड कौन सी है? इनवर्ड है आपकी B1। तो इनवर्ड को नेगेटिव ले लेते हैं और आउटवर्ड को हम ले लेते हैं पॉजिटिव। डायरेक्शन तो माननी पड़ेगी। आउटवर्ड को जेड एक्सिस मान लीजिए प्लस जेड, तो पॉजिटिव फील्ड लिखनी है उसके अलावा, और इसको नेगेटिव फील्ड लिख देनी है इसके अलावा। तो अब जो आंसर आएगा अपने पास वो आ जाएगा B2 माइनस B1। अब ये सॉल्व करने के बाद अगर नेगेटिव आया तो फाइनल फील्ड क्या आ जाएगी? इनवर्ड्स। और ये सॉल्व करने के बाद अगर पॉजिटिव आया तो फाइनल फील्ड क्या आ जाएगी? आउटवर्ड। तो यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ लिख दीजिए आप I1, यहाँ लिख दीजिए R1, यहाँ लिख दीजिए R2 और यहाँ I2। तो I2 R2 माइनस I1 R1। क्लियर है भाई? इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना।
तो अगर हम इसमें जो साइन मानते हैं अपने मन से मान सकते हैं, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि अगर आउटवर्ड होगा तो पॉजिटिव मानना, आप नेगेटिव मान सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आउटवर्ड को आप नेगेटिव मानते हो और आपका आंसर नेगेटिव ही आता है तो आप फाइनल आंसर में लिख दोगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, और सॉल्व करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो आप लिख दोगे इनवर्ड है। और आपने अगर ऐसे ही मान रखा है तो जैसा है वैसे आपका आंसर लिखना है, तो जैसा आप एज्यूम करोगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो फाइनल आएगी उसका आंसर आपको लिख देना है, तो फॉर्मूला उस हिसाब से बन जाएगा। अब इसमें अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होता तो ये माइनस लिखते, इसको प्लस लिख देते। ये मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है तो साइन उल्टे हो जाएंगे, तो फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका साइन नेगेटिव आएगा, तो जो आपने मान रखा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है डायरेक्शन का। ठीक है भाई, चलिए तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अभी क्या है, इसमें कंसेंट्रिक थे और एक ही प्लेन में थे। अब हम क्या लेंगे, कंसेंट्रिक तो लेंगे लेकिन उनका प्लेन चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड केस में क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम करेंगे कोप्लेनर नहीं लेंगे। कंसेंट्रिक थे पिछली बार और कोप्लेनर भी थे, अब के हम क्या करेंगे, कंसेंट्रिक है सिर्फ लेकिन कोप्लेनर्स नहीं है वो। ठीक है, बट नॉट कोप्लेनर। तो कोप्लेनर लूप्स नहीं है अपने पास, सिर्फ इस बार क्या है, कंसेंट्रिक है। तो चलिए दो लूप ले लेते हैं अपने पास। हमने क्या किया, एक लूप तो ले ली ये, ठीक है, तो एक लूप हमने ले ली ये, और दूसरी लूप और ले लेते हैं। तो अपने पास क्या हो गए, दो लूप्स हो गए ये। ठीक है भाई, अब ये क्या है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अभी मान लीजिए जो लूप्स हम लोगों ने लिए हैं ये क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। तो अब क्या आएगा भाई, तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम किसी कॉइल की बात करते हैं तो उसके एक्सिस पर अगर हम कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है, तो ये नहीं भी लेते हैं, कहीं भी लेते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो हमेशा एक्सिस के अलोंग आती है। आप सेंटर पे लोगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग ही आएगी, ये तो आउटवर्ड या इनवर्ड। पॉइंट पे लोगे तब भी या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड, किसी और डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो सर्कुलर कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो उसकी एक्सिस के अलोंग आती है। किसके अलोंग आती है भाई, उसकी एक्सिस के अलोंग। तो अगर हम बात करें इसकी एक्सिस, तो इसकी एक्सिस होगी इस तरह से, है ना। और अगर हम बात करते हैं कि इसके रेड वाले की, तो रेड वाले की एक्सिस होगी इस तरह से, ये रेड वाले की होगी एक्सिस। ठीक है, तो ग्रीन वाले की एक्सिस मैंने ग्रीन से बना दी है और रेड वाले की एक्सिस क्या है, रेड वाले से बना दी है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई एक्सिस। तो अब डिपेंड करता है कि इसमें करंट कैसा फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग आपकी आ जाएगी। अच्छा, मान लेते हैं जो अपने पास कॉइल है इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है ऐसे और ऐसे। ठीक है भाई, इस तरह से, ठीक है, ऐसा। तो ये कॉइल, अच्छा कॉइल रखी कैसी होगी, कॉइल इस तरह से रखी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, ऐसी रखी हुई है, और इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, जैसे मेरी उंगली घूम रही है ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसको आपको ऐसे पकड़ लेना है, तो डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। तो जो रेड वाले की वजह से सेंटर पे, अच्छा निकालनी कहाँ है, सेंटर पे निकालनी है। सेंटर पर एक पॉइंट O है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O, ठीक है, हमें पॉइंट O पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट O को यहाँ बना लेते हैं भाई। पॉइंट O पर जो रेड वाले की वजह से आएगी उसको मान लेते हैं V1 वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन देखिए आपको ऐसे शो हो रही है। मैंने कहा भाई इसमें करंट कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, इस तरह से घूमता हुआ बाहर निकलता हुआ। ठीक है, ये वाला हिस्सा बाहर उठा लें, पहले इसको ऐसे सीधा कर लें, तो कॉइल इस तरह से हो जाएगी, ऐसा जाएगा। अच्छा, अब जो ये वाला है अपने पास ग्रीन वाला, इसमें करंट मान लेते हैं फ्लो कर रहा है I2। ठीक है भाई, इसमें क्या फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है। तो इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ये इस तरह की कॉइल है, ऐसे रखी हुई कॉइल, ठीक है, इस तरह से रखी हुई कॉइल है।
जो सामने दिख रहा है वो हिस्सा बाहर है, तो ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इस तरह से जैसे मेरी उंगली घूम रही है ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको ऐसे पकड़ लेंगे राइट हैंड से, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां मोड़ देते हैं, तो फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को, अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ग्रीन वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ आ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये आ गया आपके पास B2 वेक्टर, क्लियर है। अब जो नेट फील्ड आ जाएगी B वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर आएगा, तो जब इसका मॉड निकालेंगे तो ये आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि B1 B2 के बीच एंगल क्या बन रहा है, 90। नेट फील्ड आपकी यहाँ से आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर B1 क्या होगा, म्यू नॉट, वो तो सेंटर पे ही है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I1 अपॉन में R1। सिमिलरली इसके रेडियस R1 R2 मान लेनी है आपको, ठीक है। रेड वाले की जो रेडियस है उसको मान लेते हैं R1, और जो ग्रीन वाली है उसकी रेडियस को मान लेते हैं R2, ठीक है। अब रेडियस कितनी दे नहीं है। अच्छा, ये एक्सिस है, जो ग्रीन दिखा रखी है एक्सिस है, डायमीटर नहीं है, आपको ध्यान रखना है बात। तो B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I2 और अपॉन में क्या हो जाएगा R2। तो मैं लिख भी दिया, ये एक्सिस है। तो इन दोनों की वैल्यू आप अलग से निकालेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपके पास B नेट आ जाएगा। और जो B नेट आएगी वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगी, है ना। तो जो B नेट की डायरेक्शन आएगी, अच्छा मान लेते हैं B नेट हमारी यहाँ कहीं आ गई ऐसी, ये आपकी नेट फील्ड होगी। अच्छा, मान लेते हैं B1 से कितना एंगल बनाती है भाई, अल्फा एंगल बनाती है। तो इसकी डायरेक्शन को कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास B2 sin 90 अपॉन में B1 प्लस B2 cos 90। हमने वेक्टर में पहले भी पढ़ा था क्लास 11th में। तो ये हो गया B2 और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, B1। ये आपके पास आंसर आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप यहाँ से निकाल दोगे कि वो B1 वेक्टर से इतने एंगल पर काम कर रही है, और इसकी वैल्यू को आपको यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें क्या करना है आपको, अभी मैंने जो ये लिए थे ये परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, क्या थे ये, यहाँ पे जो कॉइल थी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। अब की बार जो हम लेंगे उसमें परपेंडिकुलर न लेके हम क्या करेंगे, इनके प्लेन्स को किसी एंगल पर हम सेट कर देंगे, है ना। तो देखते हैं क्या आ जाएगा इसमें। तो क्या करते हैं भाई, इस वाले जो रेड वाले है, रेड वाला है अपने पास कॉइल, इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं इस बार, है ना। रेड वाली कॉइल को थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे, तो जो ऐसा मान लेते हैं। ये रेड वाली कॉइल कुछ इस तरह से दे रखी है अपने को, और ग्रीन वाली कॉइल आपको वैसे ही दे रखी है जैसी वो थी पहले। इस तरह से, ठीक है। तो अब की बार जो फील्ड है, मान लेते हैं रेड, अब इसको मिटा देते हैं, डायमीटर था ये, ठीक है। डायमीटर को मैं कर देता हूँ इरेज, इनके एक्सिस को बना देता हूँ वापस, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो किसके अलोंग आती है, डायरेक्शन आती है हमेशा एक्सिस के अलोंग। तो हमें चाहिए एक्सिस। तो भाई रेड वाले की मान लेते हैं ये है एक्सिस, ये रेड वाले की एक्सिस हो गई ना, और ग्रीन वाले की एक्सिस तो सीधी रहेगी इस तरह से, ये ग्रीन वाले की एक्सिस हो गई, ये हो गई इसकी एक्सिस, और ये हो गई भाई रेड वाले की एक्सिस, ठीक है। तो करंट को हम ऐसे मान लेते हैं, इस तरह से बाहर निकलता हो, तो करंट को इसमें मान लेना है ऐसा फ्लो कर रहा है ये I1, यहाँ से I1 वापस आ गया, ठीक है भाई। और इसमें जैसे हमने माना था पीछे, यहाँ से मान लेते हैं I2, और ये घूम के आ रहा है I2, क्लियर है। तो ये ऐसे, सॉरी इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, बाहर की ओर आ जाएगा। तो ऊपर की ओर डायरेक्शन इसकी आ गई, और इस वाले की आ जाएगी नीचे की ओर।
ठीक है, ऐसे तिरछी नीचे की ओर हल्की सी। तो अब मान लेते हैं इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, थीटा बन रहा है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। देखिए बाकी सब कुछ सही रहेगा, एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, ये हट जाएगा। अब ये फॉर्मूला सेम नहीं, B1 B2 की वैल्यू तो वही आनी है, उसका तो एक्सिस से कोई लेना देना है नहीं। इन दोनों एक्सिस आपस में क्या एंगल बनाती हैं, B1 B2 तो सिर्फ इंडिपेंडेंट रहते हैं। अच्छा, नेट फील्ड जो आएगी अब उसका फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, वेक्टर फॉर्म में तो यही रहेगा, लेकिन जब हम उसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। ये आ गया आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड। थीटा आपको दिया होगा, थीटा यहाँ पुट कर लोगे, B1 B2 यहाँ से निकाल लोगे पहले ही। अब जो tan अल्फा आएगा वो आ जाएगा B2 साइन थीटा अपॉन में B1 प्लस B2 कॉस। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों 90 पे नहीं रहेंगे इस बार, तो ये फिगर भी बदल जाएगा आपका, है ना। तो ये फिगर किस तरह से बदल जाएगा, तो कुछ ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ रेड वाले को आपको चेंज कर देना है, कुछ ऐसा दिखा देना है। और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 से बना रही है वो कितना है, अल्फा, और B1 B2 के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो इस तरह से आपका ये कॉइल्स के लिए हो जाएंगे सारे केसेस, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है। अब मान लीजिए आपके पास कोई कॉइल दे रखी है और उसमें करंट फ्लो करता है कुछ इस तरह से। आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, और उसमें यहाँ से मान लीजिए आप करंट को एंटर कराते हैं, ठीक है, एक वायर के थ्रू, और यहाँ से भी करंट को आप एंटर कराते हैं एक वायर के थ्रू। तो इसमें क्या होगा, अपने पास ये जो अपर सेमी सर्कल है और लोअर सेमी सर्कल जो है, मान लीजिए यहाँ से करंट आई आया है ना, यहाँ करंट क्या हो जाएगा I/2, यहाँ करंट क्या हो जाएगा भाई I/2, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। यहाँ करंट वापस से I निकल जाएगा, क्लियर है। तो इन दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। यहाँ से सर्किट लगाते हैं, सेल लगा देते हैं, तो फिर एक वायर ऊपर हो जाएगा, एक वायर नीचे, दोनों वायर्स में से इक्वल करंट फ्लो करेगा। अगर इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, जो कि मैंने सेम लिया हुआ है क्योंकि अभी ये भी सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल, डायमीटर के लोग इसे मैंने कट कर दिया, ये डायमीटर था ऐसे मानना तो ठीक है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। यहाँ कोई वायर नहीं है, सिर्फ डायमीटर है। तो करंट तो बस वहाँ से जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई सेल इस तरह से लगा रखा है करंट लाने के लिए, ठीक है। तो सेल को मैं हटा देता हूँ, करंट मैंने आई लिख ही दिया है, सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं सेंटर, तो सेंटर जो है O है, तो O पर हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O निकालनी है। चलिए निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये अपने पास एक है और ये भी अपने पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो आर्क का जो फॉर्मूला था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू अ आर्क, तो वो था μ0/4 I इंटू थीटा और अपॉन में R। क्लियर है, इसकी रेडियस को मान लेते हैं R। तो ये फॉर्मूला किसकी वजह से, आर्क की वजह से है ना, ड्यू टू आर्क एट सेंटर। ये फॉर्मूला हमें याद दिया, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिए क्या है बात, ऊपर वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ऊपर वाले सेमी हाफ सेमी सर्कल की वजह से, है ना। अच्छा, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। इस सेगमेंट को मान लेते हैं 1 और इस सेगमेंट को मान लेते हैं 2, नीचे वाले सेमी सर्कल को। तो अगर हम सिर्फ बात करते हैं ऊपर वाले सेमी सर्कल की, ऐसे, ठीक है, सेगमेंट 1, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लीजिए I/2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। दोनों में सेमी करंट फ्लो करेगा। इस केस में अगर यहाँ से करंट अंदर आएगा तो बराबर बराबर करंट बाहर जाएगा, क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, एक ही वायर का बना हुआ है सेमी सर्कल। तो उस केस में अब क्या होगा भाई, यहाँ पर आपने एक पॉइंट O मान ही लिया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट O जब आप मान लोगे, डायरेक्शन देखिए कैसे आएगी,
तो पहले तो हम कॉइल को पकड़ेंगे, फिंगर्स को ऐसे मोड़ देंगे, तो थंब क्या बता देगा आपको, थंब बता देगा डायरेक्शन अंदर की ओर आ रही है। तो मान लेते हैं ये B1 वेक्टर है, तो B1 वेक्टर किस तरफ आ जाएगा भाई, अंदर की ओर। B1 वेक्टर कैसा आ रहा है, अंदर की ओर, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। आई की वैल्यू क्या है, I/2 मल्टीप्लाई थीटा कितना है, थीटा हो जाएगा आपके पास पाई, और अपॉन में रेडियस क्या है, R। तो B1 की वैल्यू आ गई। क्लियर है भाई, है कैसी है, इनवर्स। अब देखते हैं जो लोअर सेमी सर्कल है अपने पास, उसकी वजह से फील्ड क्या आने वाली है। तो ये लोअर सेमी सर्कल हो गया आपके पास, मान लीजिए दूसरा वाला सेमी सर्कल क्या हो गया, लोअर। अच्छा, इसमें भी करंट फ्लो करता है I/2। अब देखिए इसमें डायरेक्शन कैसी आएगी, अगर फिंगर्स को हम ऐसे मोड़ते हैं, डायरेक्शन कैसी आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी पॉइंट O पर ही, वो जो B2 वेक्टर होगा वो आ जाएगा आउटवर्ड्स। कैसा आ जाएगा, आउटवर्ड। और B2 की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। I/2 करंट इसमें भी है, पाई एंगल इसका भी बन रहा है, और इसकी रेडियस भी क्या है भाई, R ही है इसकी भी रेडियस। अब देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, दो बात नहीं, बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं। B1 जो था अपने पास वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/2 इंटू पाई, और अपॉन में क्या था, R ये था। तो अब देखते हैं B नेट, तो कितना आ जाएगा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। ठीक है भाई, इन वार्ड को हम नेगेटिव मान लेते हैं और आउट वार्ड को पॉजिटिव। तो नेगेटिव म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/2 इंटू पाई, और अपॉन में क्या हो जाएगा, R प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/2 इंटू पाई इंटू R। वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं आप, जे कैप लगा दो इसमें, ज़्यादा ही जैसे आउटवर्ड को हम जेड एक्सिस मान लेते हैं, तो माइनस के कैप इसमें आ जाएगा और प्लस के कैप इसमें आ जाएगा, है ना, तब ये कट के जीरो ही आने हैं। तो जो मॉड ऑफ बी नेट आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ बी नेट कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरह से अपना ये आंसर आ जाएगा। जीरो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है इसके, इसमें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अच्छा, तो सेमी सर्कल था तो जीरो पुट करा। अब मान लीजिए आपका इस सेमी सर्कल ना होकर कुछ इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या है। अच्छा, अब मान लेते हैं हम इसमें कि आपके पास एक कॉइल है इस तरह से, तो एक सर्कुलर कॉइल हमने ले ली। अब इस सर्कुलर कॉइल में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है भाई, उसमें क्या है देखें आप। अभी पिछली बार तो सेमी सर्कल्स में करंट डिवाइड हुआ था, इस बार हमने क्या किया, ऐसे वायर को कनेक्ट कर दिया है। एक वायर हमने यहाँ से लिया ऐसा, और एक वायर यहाँ से बाहर निकाल दिया कॉन्टेक्ट करता हुआ, ठीक है। ये सेंटर है इसका, यहाँ पर ये O है। तो करंट I अंदर आया था। अच्छा, इसमें करंट गया है I1 और इसमें करंट गया है I2। इस बार सेम करंट क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाई दोनों का रेजिस्टेंस सेम, तो I करंट तो बाहर निकलेगा, तो कन्फर्म है नेट करंट बाहर निकल जाएगा। तो इस बार आपने दो वायर्स को लेकर यहाँ कनेक्शन दे दिया, एक यहाँ पर कनेक्शन दे दिया और एक यहाँ पर कनेक्शन दे दिया। तो I करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, I1 उधर गया, I2 उधर गया, ठीक है भाई। तो अब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। अच्छा, ये कैसे आएगा, समझना है एक बार ध्यान से। हम क्या करते हैं, इस पार्ट को मान लेते हैं सेगमेंट 1 और इस पार्ट को मान लेते हैं सेगमेंट 2। अब इसको यहाँ पर ले आते हैं, मिला देते हैं, दोनों जो अपने पास वायर्स हैं उनको ऐसे मिला देते हैं। सीधा बना देता हूँ थोड़ा सा, और तो फर्क नहीं पड़ता, वायर तो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसके एक्सिस के अलॉन्ग ही वायर निकालने बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इस आर्क के वजह से देखना है। तो उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, मान लेते हैं वो बन रहा है थीटा। इस जगह पर थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है इस आर्क की वजह से। अच्छा, इन वायर्स को आप सीधा कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़े, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। इन वायर्स को ऐसा कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी ही नहीं है। यहाँ तो एक सेल का कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालनी है दोनों सर्किल जो है उनकी वजह से।
तो ये जो वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनकी मैग्नेटिक फील्ड को आपको नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये तो बहुत छोटे हैं, ऐसे मान लो यहाँ इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बस करंट को यहाँ से एंटर करा दिया। ये तो सर्कल के दोनों हिस्से हैं, तो सर्कल के दोनों हिस्से हैं इस तरह से, बहुत छोटे से वायर ले लें। तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ देखनी है सर्कल्स के सेगमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगी। क्लियर है भाई? चलिए देखते हैं। या फिर वायर ऐसे नहीं कि इसी के अलोंग ले लें तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। अच्छा, दोनों सेगमेंट्स का पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें करंट I1 I2 है कितना, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड में करंट चाहिए होता है। तो अब देखते हैं जो हमने यूज किया है वायर, लेट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ सर्कुलर वायर, लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर इज स्मॉल आर। तो स्मॉल आर हमने क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया इसका, किसका, यूनिट लेंथ का। पूरा रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ यूनिट लेंथ का ही रेजिस्टेंस है सर्कुलर वायर की। तो अब देखते हैं ऊपर कितनी लेंथ आ रही है। तो इस लेंथ को मान लेते हैं L1 और इस लेंथ को हम मान लेते हैं L2। तो L1 कितना आएगा भाई, L1 आएगा आपका, जो L1 का रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 है ना। देखिए R1 क्या आएगा, L1 इंटू स्मॉल r है ना। अच्छा, L1 कितना आएगा, L1 हिस्सा कितना है, अगर हम इस पूरे हिस्से को देखें, इस पूरे हिस्से को देखें तो जो पूरे हिस्से की लेंथ होती है वो होती है 2πr, और जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 2π। तो अगर हम देखें 2π एंगल के लिए जो लेंथ आती है वो कितनी आती है, 2πr। तो वन एंगल की लेंथ क्या आ जाएगी, 2πr अपॉन में 2π। थीटा एंगल की लेंथ क्या आ जाएगी, 2πr इंटू थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2π से 2π कट गया, कैंसिल हो गया। तो थीटा जो लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आर्क इज इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। वैसे भी आप आर्क इज इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाई रेडियस से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल दे रखा है, हमें आर्क की तो लेंथ चाहिए, तो ये आर्क जो L1 है उसका जो एंगल है वो है पाई माइनस थीटा। L1 क्या है, पाई माइनस थीटा, तो है एंगल, अगर थीटा को, सॉरी 2π माइनस थीटा, थीटा पाई नहीं, 2π माइनस थीटा। तो जो पूरा इधर वाला जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 2π माइनस थीटा। क्लियर है भाई? और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेडियस को हम मान लेते हैं कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर जो है हमने मान लिया है रेजिस्टेंस, है ना। ये स्मॉल आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इंटू स्मॉल आर, ये हो गया भैया आपका R1। R1 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L1। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं ऐसे रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ, तो इसका आ जाएगा थीटा इंटू आर इंटू स्मॉल आर। बिल्कुल सिमिलरली वहाँ L2 आ जाएगा थीटा इंटू आर, और मल्टीप्लाई स्मॉल आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। तो R1 R2 रेजिस्टेंस चल गया पता। तो हम बात कर लेते हैं I1 की। अभी दोनों जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। नेट करंट आपका I है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट कम फ्लो करता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा फ्लो करता है। तो यहाँ पर आता है इस तरह से रिलेशन, R2 अपॉन में R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई नेट करंट। ऐसे ही I2 क्या आ जाएगा भाई, I2 आ जाएगा आपका R1 अपॉन में R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई I। रेसिप्रोकल होता है, जो I होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ये दोनों कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन आता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये आता है, I1 आपके पास ये आ जाएगा और I2 आपके पास ये आ जाएगा। I1 I2 हमें चल गया पता, नेट करंट I मान लिया था हमने, ठीक है। अब इनके अगर हम वैल्यू पुट करके देखें, चलिए बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखते हैं डायरेक्शन कैसी आएंगी। तो इसकी ऊपर वाले सेगमेंट की वजह से I1 I2 चल गया पता। अब ऊपर वाले सेगमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे अपने पास सेंटर है
ठीक है, ये करंट I1 फ्लो कर रहा है इसमें, रेडियस इसकी हमने कैपिटल आर मान ही रखी है, पॉइंट आपके पास O है ही, तो B1 की जो डायरेक्शन आने वाली है पहली बात तो वो इनवर्स आएगी। B1 की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, इनवर्ट। अच्छा, जो B1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I इंटू थीटा होता है, तो I1 इंटू थीटा कितना है इसका, 2 पाई माइनस थीटा। ये जो इसका एंगल बन रहा है यहाँ पर वो कितना बन रहा है भाई, 2 पाई माइनस थीटा ही तो बन रहा है, तो एंगल तो जो होता है वही लिखना पड़ता है, तो 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में इसकी रेडियस हो गई कैपिटल आर। तो B1 की वैल्यू चल गई पता, B1 की डायरेक्शन भी चल गई पता। अब इसको इरेज कर देता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी, इस पार्ट को हटा दो। यहाँ पर अपने पास छोटा वाला पार्ट जो बचेगा उसकी तो फील्ड निकालनी है, इसको हटा दो, इस पार्ट को बता देते हैं, ठीक है। अब जो इसकी वजह से फील्ड आएगी वाई के आउटवर्ड डायरेक्शन में, V2 वेक्टर जाएगा वो कैसा आएगा, आउटवर्ड। क्लियर है भाई, तो V2 वेक्टर अब क्या आ गया, आउटवर्ड। अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, V2 की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I2 मल्टीप्लाई थीटा बाई आर, और डायरेक्शन कैसी है इसकी भाई, डायरेक्शन है इसकी आउटवर्ड। तो नेट फील्ड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी वो देख लेते हैं एक बार, है ना। नेट फील्ड क्या आ जाएगी, बी नेट जो आपके पास आ जाएगा, सिर्फ वैल्यू की बात कर लेते हैं, माइनस B1 प्लस B2, माइनस B1 क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले लिया है, जो इनवर्ड डायरेक्शन है उसकी वैल्यू को नेगेटिव मान लेते हैं, जो आउटवर्ड डायरेक्शन है उसकी वैल्यू को पॉजिटिव मान लेते हैं, सीधी वैल्यू आपकी आ जाएगी। आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो, जे के कैप से के कैप कट जाएगा, माइनस आ जाएगा अपने आप, उससे भी करके देख सकते हो आप। चलिए भाई इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में है, कॉमन ले लीजिए तुरंत, ठीक है भाई। आर भी दोनों में आएगा वो कॉमन ले लीजिए। अब अंदर क्या बचेगा वो देखते हैं, तो यहाँ बच रहा है माइनस I इंटू 2 पाई माइनस थीटा प्लस I1, सॉरी यहाँ पे I2 आ जाएगा मल्टीप्लाई थीटा आ जाएगा, ये तो बचेगा। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कैपिटल, अंदर देखते हैं क्या। अच्छा, I1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, I1 की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस, यहाँ पे निकाला था R2 अपॉन में R1 प्लस R2 2 पाई माइनस थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास R1 अपॉन में R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई थीटा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, R2 की, R1 की और इनकी। तो आपको ध्यान होगा तो R1 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 2 पाई माइनस थीटा मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई स्मॉल आर। जो R2 की वैल्यू आई थी वो आई थी थीटा मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई स्मॉल आर, ठीक है भाई। R1 R2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल आर, तो R2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास थीटा मल्टीप्लाई कैपिटल आर मल्टीप्लाई स्मॉल आर, और यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा भी आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ पर जो R1 R2 दोनों में लिखा है इसको ऐसे लिखा छोड़ देते हैं, तो कट नहीं है, छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू मत पुट कीजिए। आगे देखते हैं R1 की वैल्यू क्या है, 2 पाई माइनस थीटा मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई स्मॉल आर मल्टीप्लाई थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। देखिए दोनों सेम आ गए, थीटा आर आर थीटा आर आर 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, कट के कितना आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। तो बस ये था आंसर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में भी क्या आती है, 0 आती है। मतलब अगर किसी सर्कल पे हम कनेक्शन देते हैं किसी सेल का सर्कुलर कॉइल पे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या आती है, 0 आती है, ठीक है भाई। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।